नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, जैसा कि हम यूथ का अध्ययनवार लेकर चल रहे हैं, तो आइए बिना किसी विलंब के हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। 80 प्रश्न संख्या 80 है। इसके पूर्व का हमने कर लिया है और आप लोग YouTube चैनल पर जाकर पीछे का भी हल कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जानते हैं परीक्षा में बार बार इससे पूछा जाता है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं तो बाबू श्याम सुंदरदास जी हैं। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। बाबू श्याम सुंदरदास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बाबू श्याम सुंदरदास जी किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। इनकी अन्य रचना गद्य कुसुमावली भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कवि और कविता, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं क्या है? तदीय सर्वस्व, मणिकर्णिका, बादशाह दर्पण। तो ये महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा आगे। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी जी। आइए विस्तार से देखते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। हेमचंद जी की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है तथा धीरेन्द्र वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना ब्रजभाषा व्याकरण है। तो ध्यान रखिएगा, धीरेन्द्र वर्मा जी को कैसे याद रखेंगे? तो धीरे धीरे ब्रजभाषा व्याकरण का विकास हुआ। ऐसे ही कामता प्रसाद गुरु जी की बात अगर करें तो हिंदी व्याकरण में आजकल लोग हर समय काम कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हर कोई काम कर रहा है। तो काम से कामता प्रसाद गुरु जी याद रखिएगा। कामता प्रसाद गुरु जी की रचना है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हर कोई काम कर रहा है और उसमें काम चल ही रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदी शब्दानुशासन को कैसे याद रखेंगे? तो किशोरी, जितनी भी किशोरी हैं समाज में, सबको अपने शब्दों में अनुशासन रखना चाहिए। बिना अनुशासन के वो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी किशोरियां हैं उनको हिंदी में, खास तौर से हिंदी बोलने में अपने शब्दों में अनुशासन रखना चाहिए। अनुशासन में रहना व्यक्ति के लिए हितकर होता है। तो ये याद रखने के लिए मैंने कर दिया है। बाकी आप लोग मूल रचना और उसके रचनाकार को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो महत्वपूर्ण है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं तो जोशुआ केटलर जी हैं। कौन है? जोशुआ केटलर जी। तो ये ध्यान रखिएगा, जोशुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जोशुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 में हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो जोशुआ केटलर जी क्या करे हैं? ये ध्यान रखिएगा कि जोशुआ केटलर जी हिंदुस्तानी ग्रामर लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो फ्रैंक ई के जो है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। जॉर्ज अब्राहम, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले ये देख लेते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है जो 1929 में प्रकाशित हुई है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो ये ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, 1893 से 1918 ईस्वी तक। 1893 से 1918 ईस्वी। चलिए हम आगे इसको विस्तार से देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 ईस्वी में देखें तो 1868 से 1893 ईस्वी तक। द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975 अगर सन ईस्वी में देखें
तो 1893 से 1918 ईस्वी तक। तृतीय उत्थान संवत 1975 से अब तक, और अगर ईस्वी में देखें तो 1918 ईस्वी से अब तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो किसका कथन है? तो गारसा दत्तासी जी का है। तो ध्यान रखिएगा, गारसा दत्तासी जी ने कहा कि मैं उर्दू का तो बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ। आप लोग जानते हैं कि इन्होंने उर्दू के बहुत सारे कवियों को रखा। तो यद्यपि मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये बात कौन कहता है? गारसा दत्तासी जी कहते हैं। आइए विस्तार से देख लेते हैं। गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का भी उल्लेख किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। तो ये उर्दू के पक्षपाती तो हैं, बहुत बड़े पक्षपाती हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, भले मैं फ्रेंच विद्वान हूँ। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो महत्वपूर्ण है 1868 से 1893 ईस्वी तक। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय सन 1868 से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे प्रश्न हमने पीछे भी देख लिया है। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं तो चंद्र शर्मा गुलेरी। हम बार बार कहते हैं चंद्रमा जो हमारे चंद्रदेव हैं वो बहुत पुराने हैं, तो पुरानी बातें वही करेगा जो पुराना होगा। तो चंद्रदेव जी पुराने हैं, इसलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बार बार पुराने हिंदी की बात करते हैं। आइए याद करने के लिए ये याद रखिएगा, बाकी आप मूल रचना और मूल रचनाकार को याद रखिएगा। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने की है। अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। आइए देख लेते हैं क्या है। नलिन बिलोचन शर्मा ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। मैंने कहा था कि जिसके पास लोचन होगा वही दर्शन करेगा। तो दर्शन करने वाला कौन है? जिसके पास लोचन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, 1929 में लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका बनाई। तो हजारों भूमिका हर कोई बना रहा है अपने जीवन में लेकर के, साहित्य से लेकर के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति हजारों भूमिका बनाता है। तो ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा इतिहास कौन लिखता है? तो बच्चन सिंह जी लिखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आइए विस्तार से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह हैं। निम्नलिखित लेखकों के द्वारा रचित ग्रंथ है। नाम और सिंह जी ने क्या लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो जिसका नाम होगा वही तो प्रवृत्ति करेगा, और आधुनिक युग में हर कोई अपना नाम कमाना चाहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नाम और सिंह जी ने क्या लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। जिसका नाम होगा वही आधुनिक युग में हर कोई अपना नाम कमाना चाहता है और अपनी प्रवृत्ति बनाना चाहता है। याद करने के लिए बस इसे याद रखिएगा। बाकी अब मूल रचनाकार मैं बार बार कहूँगी कि उसी को याद रखिए। ये तो मैं कोडिंग इसलिए करवा दे रही हूँ कि आपके मस्तिष्क में ही बैठा रहे। सुमन राजे जी कहते हैं हिंदी साहित्य का आधार इतिहास। तो सुमन राजे जी कहती हैं कि मैं तो सुमन राजे जी हूँ। तो अगर आपको राज करना है तो आधा इतिहास मत लिखिए, पूरा इतिहास लिखिए। क्या लिखिए? पूरा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कौन लिखा है? सुमन राजे जी। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। बच्चन सिंह जी का देख लेते हैं।
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखेगा? तो बच्चे हर जिसने घर में या संसार में जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं? आधुनिकता में ही जीना चाहते हैं। तो इसलिए बच्चन सिंह जी को याद रखिएगा कि बच्चन सिंह जी कह रहे हैं कि हम हमेशा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, पीछे की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? अभी हमने पीछे ही देखा है, आइए देख लेते हैं। डॉक्टर सुमन राजे जी ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। जिसको राज करना है वो आधा इतिहास नहीं पूरा इतिहास लिखेगा। तो याद करने की दृष्टि से ये मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोग मूल रचनाकार को जरूर याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है 2003 में। इस ग्रंथ को लिखने वाले हैं सुमन राजे जी, डॉक्टर सुमन राजे जी ने इसको लिखा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी भाषा सुंदर होगी वही तो साहित्य लिखेगा, जिसकी भाषा सुंदर होगी वही तो साहित्य लिखेगा। तो हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी। तो ये ध्यान रखिएगा, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। तो इंद्रदेव हमेशा मॉडर्न, आप जानते हैं ना कि जो इंद्रनाथ मदान जी की बात कर रहे हैं, तो जो मॉडर्न होगा वही तो इंद्रनाथ होगा। अगर इंद्र के नाथ बनना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? मॉडर्न बनना पड़ेगा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी में लिटरेचर बोलना पड़ेगा, भाषा बोलनी पड़ेगी। चलिए, साहित्य रचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? देख लेते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को और किस नाम से, अन्य नाम से अभिहित किया है? तो गद्यकाल नाम से किया है। किस नाम से? गद्यकाल नाम से किया है। ये महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन तथा दोहरा नामकरण इस प्रकार है। तो देख लेते हैं क्या है। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल नाम शुक्ल जी ने दिया है, संवत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्तिकाल नाम दिया है शुक्ल जी ने, संवत 1375 से 1700 तक। और उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल नाम दिया है इन्होंने, तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है, जो संवत 1700 से 1900 तक है। और आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया है इन्होंने 1900 से 1984 ईस्वी तक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है? तो आपको पता है मिश्र बंधु विनोद 3 भागों में 13 में और चौथा भाग 34 में। तो 1934 में, 1913 में 3 भाग इसके प्रकाशित हुए और 1934 में चौथा भाग आया। आगे देख लेते हैं विस्तार से। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र जी हैं। मैंने बताया था ये 3 भाई मिल करके इन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की है, जितने भी अपने ग्रंथों की रचना की है, जिसे ग शासु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ग से गणेश बिहारी, श्या से श्याम बिहारी, सु से सुखदेव बिहारी। सुखदेव बिहारी ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग प्रकाशन 1913 में, तो 13 से 3 हो गया, तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। तो 34 यहाँ 4 है, लास्ट अंतिम में देखिए 4 दिख रहा है, तो ये 34 अर्थात चौथा भाग है, और 13 है तो 3 भाग 13 में। आगे बढ़ते हैं। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो कालक्रमानुसार लिखा गया इस्तवार द ललितुर एंदुई हिंदुस्तानी है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है? तो इस्तवार द ललितुर एंदुई हिंदुस्तानी गारसा द तासी। तो ध्यान रखिएगा, गारसा द तासी ने इस्तवार द ललितुर एंदुई हिंदुस्तानी नामक जो ग्रंथ है ये फ्रेंच भाषा में लिखा था। आगे देखते हैं विस्तार से। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ललितुर एंदुई हिंदुस्तानी गारसा ततासी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी है। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। शिव सिंह सरोज 1883 में,
शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। तो शिव सिंह सरोज, देखिए शिव सिंह के नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि शिव सिंह सरोज जो है ये जो ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है, इसको लिखने वाले शिव सिंह सेंगर जी हैं। 1883 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने 1888 में लोगों को मॉडर्न बना दिया था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये भी बहुत पूछा जाता है, तज़किरा असुअराई हिंदी 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन का। तो ध्यान रखिएगा कि तज़किरा असुअराई हिंदी, तो ध्यान रखिएगा मौलवी करीमुद्दीन जी ने क्या कहा कि तज़किरा असुअराई हिंदी। तो ध्यान रखिएगा कि जो तज़किरा है ना, मौलवी जी कहते हैं तज़किरा असुअराई हिंदी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो सरहपाद जी हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सरहपाद जी हैं। चलिए ये विस्तार से इनके विषय में देखते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने, राहुल सांकृत्यायन जी ने किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो सरहपाद जी को, जिसको सरहपा के नाम से भी जाना जाता है। सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। सरहपा बौद्ध धर्म के सहजयान वज्रयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत तथा पुंड को, गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रवरदाई ने किसको माना है। तो चंद्रवरदाई को किसने माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और अगर पूछा जाए गणपति चंद्रगुप्त जी ने तो शालिभद्र सूरी को, अगर पूछा जाए शिव सिंह सेंगर ने तो पुष्पदंत। तो शिव सिंह सेंगर अर्थात कि शिव जी की पूजा करेंगे, सिंह सेंगर मतलब शिव जी की पूजा करेंगे, तो क्या करेंगे, पुष्प चढ़ाकर पूजा करेंगे। आगे देखते हैं हम, अगला क्या है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है। तो इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है। तो इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। चलिए आइए विस्तार से देख लेते हैं हम। हिंदी साहित्य के इतिहास में गारसा दत्तासी जी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। इनके द्वारा सन 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा गया इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख मिलता है, तो किस रूप में उल्लेख मिलता है। तो इतिहासकार के रूप में मिलता है। और इन्हें प्रथम साहित्य इतिहास लेखक भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है। तो इसमें भी गारसा दत्तासी जी आएंगे, अभी ऊपर हमने देख लिया है। चलिए ये विस्तार से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णक्रमानुसार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए गारसा दत्तासी की शैली क्या है, तो वर्णक्रमानुसार है। कैसा है, वर्णक्रमानुसार है। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1888 ईस्वी में लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जिसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है, जो 4 भागों में विभाजित है। आगे देख लेते हैं।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, तो ध्यान रखिएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ध्यान रखिएगा जिसके पास में अपना पद पद्मलाल अर्थात जिसके पास अपना पद होगा वही तो विमर्श करेगा। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य विमर्श। आइए विस्तार से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं विश्व साहित्य हिंदी कथा साहित्य, विश्व साहित्य हिंदी कथा साहित्य। हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। तो इनकी दो ध्यान रखिएगा विश्व साहित्य और हिंदी कथा साहित्य है। आइए और रचना देख लेते हैं। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। तो ध्यान रखिएगा हरि आप जानते हैं हरि जो हैं ब्रज में माधुरी सार अर्थात कि ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी में किसने लिखा? तो वियोगी हरि। तो ध्यान रखिएगा वियोगी हरि जी क्या करते हैं? ब्रज में जाकर के मधुर मधुर सार गाते हैं। तो ब्रज माधुरी सार किसका है? वियोगी हरि का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो सूर्यकांत शास्त्री जी ने लिखा। वैसे भी आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास विवेचन वही कर सकता है जिसके पास में सूर्य के समान शक्ति हो, शास्त्री। चलिए हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु जी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है। आइए विस्तार से देख लेते हैं। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी नामक पुस्तक में निम्न कवियों को स्थान दिया है: तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु जी ने किसको नाम दिया है? तो तुलसीदास को दिया है, सूरदास को दिया है, महाकवि देव को दिया है। अर्थात के दो भक्ति काल के कवि को ले लिया है इन्होंने, तुलसीदास और सूरदास, और रीति काल के कवि को इन्होंने ले लिया है, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतीराम, केशवदास, और कबीरदास को ले लिया है इन्होंने निर्गुण धारा से, चंद्रवरदाई को आदिकाल से ले लिया है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ले लिया है आधुनिक काल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? नामकरण है इतिहासकार और उसके नामकरण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है सिद्ध सामंत काल, और मिश्र बंधुओं ने दिया है प्रारंभिक काल। तो ध्यान रखिएगा मिश्र बंधु जी ने क्या दिया है? प्रारंभिक काल नाम दिया है। आइए देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। तो शुक्ल जी ने दिया है वीरगाथा काल, अर्थात कि विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। फिर से मिलान कर लेते हैं। वीरगाथा काल हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी, मिश्र बंधु जी प्रारंभिक काल। आगे बढ़ते हैं। दिए गए कूट का सही उत्तर इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया, राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया, और मिश्र बंधु जी ने क्या दिया? प्रारंभिक काल नाम दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है? तो संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। आइए विस्तार से देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाकाल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रम तक की अवधि को प्रथम उत्थान काल माना।
इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध प्रवर्तन हो चुका था, जिसके अवदान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान का गद्य साहित्य किसके उस पर अवदान पर टिका हुआ है, तो ध्यान रखिएगा हरिश्चंद्र जी के। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 100। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो मैंने कह दिया है कि दर्शन वही करेगा जिसके पास लोचन होगा। तो साहित्य का इतिहास दर्शन कौन करेगा? जिसके पास लोचन होगा। आइए विस्तार से देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं इसके। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक इसके कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद के दुलारे हैं, 20वीं सदी के प्यारे हैं। तो आज हमने 100 प्रश्नों तक देख लिया है। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ करके यूथ के 15,023 प्रश्नों को हल करिए बड़े ही रोचकता के साथ में। बीच बीच में आपको ट्रिक भी बताया जाता है, तो आप लोग जुड़े रहिए। 15,023 प्रश्नों को हल करिए और अपनी सफलता को प्राप्त करिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ में।